73 में 1973 में इसकी वो करके और 1973 से चल के सही रूप में 1978 में ये बामसेप हमारे ढंग से काम करने लगी। अब इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा दिन रात हमारे जो कार्यकर्ता थे वो लगे हुए थे पूरे भारत के अंदर, तो जिसके हाथ में सरकार थी वो सरकार बौखलाई। उन्होंने देखा भी हो क्या गया, अचानक एक पैसा कहाँ से आ रहा है, कांशीराम जी कहीं विदेशों से पैसा आ रहा है इसको। तो उन्होंने जांच जूझ की। एक मौके पे 1977 में पूना के अंदर साहब कांशीराम जी ने जगजीवन राम को एक कार्यक्रम में ले गए। जगजीवन राम ने वहीं मंच से कह दिया, जगजीवन राम कहता कि मुझे पहले लोग कहते थे कि ये पैसा जो है विदेशों से आता है, लेकिन आज मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये जो है पैसा कांशीराम जी के पास विदेश से आया, इतना पैसा कहाँ से लेके आया। यानी ऐसे लोग भी हमारे समाज के, जिसका इतना बड़ा नेता जिसको कहते हैं, और कांशीराम जी से पहले उत्तर भारत के जो चमार है अपना उसको नेता मानते थे। मैं तो उसका कहता हूँ अक्ल का दिवालियापन था कि उसने ऐसी बातें कही, और साहब ने जो ऐसे व्यक्ति को वहाँ कार्यक्रम में एज ए चीफ गेस्ट बुलाया, वो कितनी बुरी बात थी। तो ऐसे जो है इसकी ड्यूटी लगाई। और साहब कांशीराम जी ने एक और इसके लिए जो सबसे बड़ी बात कही कि वो क्या कि कौन लोग इसके अंदर इसके मेंबर हो सकते हैं। जो बामसेप के मेंबर के लिए जो कंडीशन 3 शर्तें थी, कौन कौन सी शर्तें थी, साहब कांशीराम जी ने कहा कि मेरे संगठन में किसी में काम करेगा, नंबर 1 कैडर बेस हो, नंबर 2 ब्रॉड बेस हो, नंबर 3 मास बेस हो। उन्होंने कहा कि ये बामसेप के जो कार्यकर्ता होगा वो क्या होगा, नंबर 1 कैडर बेस होगा, नंबर 2 ब्रॉड बेस होगा, नंबर 3 मास बेस होगा। क्या मतलब कि कैडर बेस उसको हमारे पता होगा कि हमारे दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, हमको कहाँ से आए हैं, हमारे बाप दादे कभी शासक रहे हैं, वो खुद उसको पहले पता हो। कैडर, ये कैडर बेस है, यानी जिसको ये नॉलेज हो उसके। इसलिए क्योंकि इसको माइंड बैंक भी कहा है साहब ने। तो माइंड बैंक का मतलब वो यहाँ से वो कैडर लेगा। तो कैडर किससे लेगा, हमारे बामसेप के जो उससे वरिष्ठ कार्यकर्ता है। कांशीराम जी ने कहा बामसेप में कोई नेता नहीं होता। कांशीराम जी ने खुद ने कहा मैं एक बड़ा कार्यकर्ता हूँ, बाकी सब छोटे कार्यकर्ता है, क्योंकि मैंने ज़्यादा दिन काम किया इसलिए मैं बड़ा कार्यकर्ता हूँ। ज़्यादा दिन काम करने से मैंने थोड़ा नॉलेज ज़्यादा ले लिया है, मेरे पास एक्सपीरियंस ज़्यादा, इसलिए मैं बड़ा कार्यकर्ता हूँ, बाकी सब छोटे कार्यकर्ता है। और दूसरा कांशीराम जी का एक और क्या था, एक नेता एक नीति एक झंडा। यानी क्या था, एक नेता था, एक नेता एक नीति एक झंडा, एक डंडा, और एक प्रोपोगंडा। ये जो है कांशीराम जी की ये 1 2 3 4 और 5 इसके 5 सूत्री कार्यक्रम होते थे। एक नेता एक नीति एक झंडा एक डंडा एक प्रोपोगंडा। कि कांशीराम जी सबसे बड़े कार्यकर्ता थे, वही नेता थे, और उनके बाद सारे के सारे छोटे बड़े कार्यकर्ता थे। वरिष्ठता के अनुसार से, जिम्मेवार के हिसाब से उनका सारा गिनती की गई। तो ऐसे जो है आंदोलन कांशीराम जी ने चलाया। तो वही आंदोलन अब हमें दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या, सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें करना क्या है कि आरएसएस का मुकाबला कौन कर सकता है। आरएसएस का मुकाबला अकेला बामसेप नहीं कर सकती। बामसेप आरएसएस का मुकाबला नहीं कर सकती। तो बामसेप अगर आरएसएस का मुकाबला नहीं कर सकती तो कौन लोग करेगा। बामसेप अगर आरएसएस का मुकाबला करेगी तो इसके लिए यूनिफिकेशन चाहिए। बामसेप को एक करने की ज़रूरत है। वो हम काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसको एक नहीं करना चाहते, उसका एक अलग मसला है। तो अगर बामसेप नहीं करेगी तो इसको करेगा कौन। 19 मई 2013 ये पीएसएस की स्थापना की। क्या है, पंचशील, पी से पंचशील, दूसरे एस से, ये पी से पंचशील, एस से, इस एस से सरमण, संघ, पी सरमण
एस से संघ। पंचशील श्रमण संघ, इसका मतलब पंचशील श्रमण संघ का जो कार्यकर्ता क्या करेगा कि हर रोज सुबह 5 शील हमारे 5 शीलों का, कौन से शील जो भगवान बुद्ध ने दिए, पाणातिपाता वेरमणि शिखापदम समाधि, आदिनदाना वेरमणि शिखापदम समाधि, मूसावादा वेरमणि शिखापदम समाधि, ऐसे हमारे 5 शील है। उसका जो है हमारा कार्यकर्ता कहाँ जाएगा, पार्क में या हमारी सार्वजनिक जगह है, अंबेडकर भवन है, रविदास भवन है, वाल्मीकि भवन है, हमारे और कोई बैकवर्ड की शेड्यूल्ड कास्ट की धर्मशाला है, भवन है, उसमें जाके और हमारी क्लास आपस में क्लास लेगा। वहाँ क्या करेगा, वो कैडर देगा। कैसा कैडर, वही कैडर कैसा जो कांशीराम जी देते थे, वो कैडर देगा। कैडर बेस होगा। दूसरा क्या है, वही ब्रॉड बेस होगा और फिर मास बेस होगा। तो अगर ये करेगा कैडर बेस, ब्रॉड बेस, मास बेस, कौन करेगा, वो करेगा एक वर्कर हमारा। उस वर्कर को क्या बोल सकते हैं, उस वर्कर का क्या नाम रखा हमने, उस वर्कर को बोलेंगे श्रमण। श्रमण, इस वर्कर का नाम श्रमण होगा। इसको आप उपासक कह सकते हैं। अगर अच्छा पढ़ा लिखा है, इसने अच्छा काम दम पे किया हुआ है, तो इसको आप बोधाचार्य कह सकते हैं, बोधाचार्य कह सकते हैं। ये जो है समाज के अंदर क्या काम करेगा, समाज में जाएगा, शाम को घर में जाएगा। हर व्यक्ति के एक हमारे शेड्यूल्ड कास्ट है, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो कौन लोग, हमारी 4 कैटेगरी के, SC के, SC के, ST के, OBC के और माइनॉरिटी कम्युनिटी में मुसलमान और दूसरे जो है, इन सब के पास जाएगा। इनके पास जाके और इस संगठन का बताया कि पंचशील श्रमण संघ हमारा ये 19 मई 2013 में बनाया गया था। और इस साल कब, साहू जी महाराज के जन्मदिन पे वक्त कितने, 26 जून को, 26 मई को जो अपन इसका पदार्पण किया। हाँ, साहू जी महाराज 26 जून ना, 26 जून को साहू जी महाराज के 2020 को साहू जी महाराज के जन्मदिन वाले दिन इनको जनता को सौंप दिया। जबकि ये कब स्थापना कब की, 19 मई 2013 को, खुद बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। उस दिन क्या था, भगवान बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा थी। बुद्ध पूर्णिमा का दिन, बुद्ध पूर्णिमा का दिन इनकी स्थापना की गई, बड़ा सम्मेलन किया गया। और उसके बाद ये रख दिया कि भी जब जरूरत होगी इस संगठन को हम दोबारा से इसको खड़ा करेंगे, तब तक हम बाम से पे दूसरी चीज़ों में हम काम करते हैं। तो अब आरएसएस के नंगा नाच को आपने देखा, तो आपके लिए एक संगठन की ज़रूरत थी। तो इस आरएसएस की बातों का जवाब दे सके, ये आरएसएस की बातों का जवाब पीएसएस दे सकता है कि जैसे आरएसएस की रोज़ शाखाएं लगती है, आरएसएस की जैसे शाखाएं लगती है, वैसे पीएसएस की हमारी शाखा लगेगी। पीएसएस का वही आरएसएस के जिस तरीके से, कांशीराम जी के जैसे तरीके से, एक नेता, एक नीति, एक झंडा, एक डंडा, एक प्रोपोगंडा। प्रोपोगंडा हमारा क्या है, आइडियोलॉजी हमारी अम्बेडकरवादी आइडियोलॉजी है। कैसी आइडियोलॉजी, भगवान बुद्ध ने जो हमें आइडियोलॉजी दी, कांशीराम जी तक आते आते वो उस आइडियोलॉजी के, ये हमारा ये कार्यक्रम इस पर चलेगा। तो ये जो लोग हैं, ये कौन लोग होंगे, ये नौकरी करने वाले लोग नहीं होंगे, ये या तो रिटायर्ड लोग होंगे, और नौकरी करने वाला एम्प्लॉय, इसके अंदर कोई भी पीएसएस का मेंबर नहीं हो सकता, पीएसएस का कार्यकर्ता एम्प्लॉय नहीं हो सकता। इसलिए हमने इसमें पीएसएस का कार्यकर्ता के लिए किसी कर्मचारी को, बामसेप के कर्मचारी को ड्यूटी नहीं लगाई। बामसेप के कर्मचारी को प्रोजेक्ट दे दिया इसका कि ये बामसेप कांशीराम जी का एक जन संगठन है और आधारभूत, जैसे साहब कांशीराम जी ने एक संगठन बनाया था DS4, इसका क्या मतलब था, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। ये आपने सुना होगा, लेकिन मेरे लिए, क्योंकि मैं ये समझ पा रहा हूँ कि कोई नया लोग भी हो सकता है, नया व्यक्ति हो सकता है, नौजवान हो सकता है, तो डी से क्या था पहले, दलित, दलित शोषित, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। ये क्या था, ये था डी, ये एस, ये एस, ये एस, ये एस। तो इसका फुल फॉर्म साहब ने बनाया था
DS4 यानी DS4, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। ये साहब कांशीराम जी ने संगठन की स्थापना की। और साहब कांशीराम जी से पहले भी अगर और बैक में हम जाते हैं तो बाबा साहब ने एक बनाया था। बाबा साहब ने कौन सा बनाया था? बाबा साहब ने एक संगठन का नाम बनाया था, उसका नाम तो बोलते हैं अभी समता सैनिक दल, SSD, समता सैनिक दल, SSD, समता सैनिक दल बाबा साहब ने की स्थापना की। समता सैनिक दल का काम क्या था? वही DS4 का काम था, वही जो PSS को काम दिया गया है, वो PSS का काम भी यही समता सैनिक दल करेगा। कोई बात, यही काम जो PSS करेगा यही समता सैनिक दल करेगा। तो आज भी है, लेकिन उस तरीके से जो बाबा साहब के समय में था, आज उस तरीके से अपनी उपस्थिति समता सैनिक दल नहीं दिखा पा रहा। लेकिन समता सैनिक दल की सारी वही आइडियोलॉजी है, वही तरीका है, बाबा साहब का बनाया वो संगठन है, हमारे लिए हमेशा से आदरणीय है, आदरणीय रहेगा। हाँ, अब आप आ जाए कि इससे पहले भी क्या कोई ऐसा संगठन था बाबा साहब से पहले? हाँ, महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, इन्होंने कौन सा बनाया था? है सत्य शोधक समाज, ES यानी महात्मा ज्योतिबा फुले ने क्या बनाया? सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज। बाबा साहब ने क्या बनाया? समता सैनिक दल, SSD। साहब कांशीराम जी ने क्या बनाया? DS4। और आज हमने क्या बनाया है? PSS। ये सारे के सारे संगठन, इनकी जो सारी विचारधारा, आइडियोलॉजी, ये क्या है कि एक SSS 1 2 3 4, इन सब की आइडियोलॉजी क्या है? एम्बेडिकरिज्म है। अब एक सवाल उठता है, अगर एम्बेडिकरिज्म है, हमारे पास इतने सारे संगठन थे, तो ये संगठन बनाने की PSS की ज़रूरत क्या थी? समय के अनुसार समता सैनिक दल जब तक काम, ये सत्य शोधक समाज जो महात्मा फुले साहब रहे, साहू जी महाराज तक, ये सत्य शोधक समाज काम करता रहा। लेकिन पुरातन हो गया, उसमें कुछ लीडरशिप के झगड़े हुए कुछ लोगों का, और ये ज़्यादा काम नहीं कर पाया। तो बाबा साहब ने देखा कि बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, जैसे हमारी बिल्डिंग है जर्जर हालत में हो जाती है, तो हम साफ जगह या उसको पुराने वाले को गिरा के नहीं बना लेते हैं, या साफ जगह एक नए प्लाट में, नई आबादी में जाके नई बिल्डिंग बना लेते। तो क्या किया बाबा साहब ने? समता सैनिक दल की स्थापना की। समता सैनिक दल ने वही काम किया जो इन्होंने ये काम किया। सत्य शोधक समाज ने जो काम किया वो समता सैनिक, ये सत्य शोधक समाज की जो ड्यूटी थी वही काम समता सैनिक दल ने किया। और जब ये चीज़ देखी बामसेब के बनाने के बाद, तो साहब को भी ऐसा लगा कि एक ऐसा संगठन हमें चाहिए, तो साहब ने ये दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनाई। और दलित शोषित समाज ये एक था, ये 2 था, ये तीसरे नंबर का है, और ये चौथे नंबर पे आज के युग के हिसाब से हमें PSS चौथे नंबर पे, ये हमें PSS की ज़रूरत हमें आज पड़ी। तो पंचशील श्रमण संघ ये सारा काम अम्बेडकर दी, और लठैत संगठन होगा। हमारे PSS के जो वॉलंटियर हैं उनके पास में डंडा होगा, झंडा होगा, प्रोपोगंडा होगा। इसलिए PSS जो है RSS का मुकाबला कर सकती है, RSS का हम जवाब दे सकते हैं। अब RSS का हम जवाब दे सकते हैं, इसलिए PSS बनानी इसलिए ज़रूरी थी। और PSS ही इसका जवाब है। अगर PSS जवाब है तो क्योंकि आज तक जनसंघ थी, पहले भारतीय जनता पार्टी से पहले जनसंघ थी, जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, क्योंकि इसका
मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस जिंदा थी। आरएसएस ने जनसंघ के जितना कैडर था उसको सबको सब भारतीय जनता पार्टी में ले आए और भारतीय जनता पार्टी ने ये सारा कुछ किया। आज हमें भी इस चीज़ की ज़रूरत है। ये पीएसएस है, पंचशील श्रमण संघ, बामसेब के टुकड़ों को इकट्ठा कर देगी, पीएसएस जो है दूसरे संगठनों को इकट्ठा कर देगी। इसके लिए जब पंचशील श्रमण संघ के साथ हमारे नौजवानों को, जो हमारे समाज के लोगों को जुल्म जाति को रोकने के लिए, जुल्म जाति को रोकने का वैसे तो सत्ता पावर सबसे बड़ी ताकत होती है, इसके बावजूद संगठन अगर हमारे हों तो संगठन जो है इसका जवाब देता है। तो इसलिए पंचशील श्रमण संघ हमारे राजनीतिक लोगों को, हमारे सामाजिक लोगों को भी एक करेगी और पीएसएस का ये काम होगा। तो पीएसएस का जो असली काम, जो राजनीतिक काम जो है, वो से कल्चरल एवोल्यूशन है, दूसरी बातें हैं, वो जो काम ये करेगी। तो पीएसएस का जो असली काम वो अब शुरू होता है कि पीएसएस सबसे पहले क्या करेगी कि हमारा एक चौथा फ्रंट, ये थर्ड फ्रंट अब तक मैंने आपको गिनाया कि बीजेपी है, थर्ड फ्रंट की पार्टियां हैं, ये सब कुछ है। और अब आप चौथा फ्रंट जो आपका ये है, चौथा फ्रंट वो है NBF, नेशनल बहुजन फ्रंट। ये क्या है? NBF। इसमें नेशनल बहुजन फ्रंट, ये जो है कौन बनाएगा इसको? ये जो है पीएसएस जो है नेशनल बहुजन फ्रंट की स्थापना करने जा रही है। नेशनल बहुजन फ्रंट को क्या होगा? ये प्लेटफार्म जो है नेशनल बहुजन फ्रंट को पीएसएस प्रोवाइड कराएगी। इसके अंदर कौन लोग होंगे? वही SC ST OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटी की, मुसलमानों को, क्रिश्चियन की और इनकी पार्टियों को इकट्ठा करके मंच कौन देगा? ये प्लेटफार्म हम दरी बिछा देंगे, हम हॉल बुक कर देंगे, हम माइक का प्रबंध कर देंगे, हम इनविटेशन दे देंगे, हम इनकी मीटिंग करवा देंगे, इनको आयों को हम खाना दे देंगे, हम इन सब को रहने की और खाने की व्यवस्था कर देंगे। अगर ये सारी चीज़ होगी तो किस आधार पे? एक आइडियोलॉजी हमारी एक होगी। आइडियोलॉजी कौन सी होगी? अम्बेडकरवादी, बहुजन के लिए। कौन किसके लिए? बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के लिए जो पार्टी तैयार होगी, इनके नेताओं से बात हो चुकी है, कुछ लोगों से बातचीत चल रही है। हमारे जो थिंक टैंक के हमारे जो लोग हैं वो इसमें काम कर रहे हैं। इस सारे फील्ड में हमारे लोग लगे हुए हैं और हम एक जल्दी हमारी सबसे बात, पहले दौर की लगभग बात बहुत से नेताओं से हो चुकी है। उनका मैं अब नाम अनाउंस नहीं करूँगा। जो भी बैकवर्ड की पार्टियां हैं, बैकवर्ड के, चाहे बिहार के लोग हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, चाहे वो कर्नाटका के लोग हैं, चाहे वो आपके तमिलनाडु में हैं, चाहे वो दूसरी जगह कोई ऐसी पार्टियां हैं, या उत्तर प्रदेश में हमारे अपने समाज की कुछ पार्टियां, उन लोगों से बात चल रही है। कईयों से बात लगभग वो सहमति उनकी मिल गई है। महाराष्ट्र के लोगों से भी हमारी इस बात की सहमति हो गई है। तो बहुत जल्दी आपके सामने, आपको ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आज 15 अगस्त का दिन है। मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूँ कि 2024 में जब हम 15 अगस्त का, आज के दिन 2024 में 15 अगस्त का जब हम झंडा लहराएंगे, हमारे बहुजन आंदोलन का नेता, हमारे विचारधारा का नेता, हमारे विचारधारा का व्यक्ति, मैं आपको ये विश्वास दिला देता हूँ कि हमारी विचारधारा का व्यक्ति, इस विचारधारा के व्यक्ति, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का व्यक्ति जो है झंडा फहराएगा। इसलिए आज के इस मौके पे कि मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल ही डरने की, एक मिनट, सॉरी, पानी पी लूं। आपको बिल्कुल भी इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक काम करना है, आपने इसका प्रचार करना है, प्रसार करना है। ये हमारा ऑडियो जो वीडियो, हमारी जो ये है कैडर बेस, हमारा जो हमारा ऑडियो वीडियो है, ये जो आप लोगों को आप बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजेंगे। अगर किसी का कोई सवाल है तो नीचे मेरा नंबर है, ये मैं आपको नंबर लिख के दे रहा हूँ। इस नंबर पे मैं बोल भी रहा हूँ कि इसमें जो है आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और इस में आपके कोई सवाल है, आप वैसे तो लिंक पे जाके
इसमें कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट करके आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा क्योंकि मैं सारा दिन काम लगा रहता हूँ। तो 98 126 00 122 ये मेरा नंबर है और मनीराम बहलान मेरा नाम है। बहुत से साथी जानते होंगे। आप इससे आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये मेरा नंबर है। इसमें आप जो है अपनी बात अगर ज़रूरी हो तो आप कर सकते हैं, वरना आप कमेंट भेज दें। मैं आपके जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपके जो कमेंट आए उनके मैं उसको ध्यान में रखे अगला वीडियो बनाऊंगा। तो इसलिए सबसे पहले हमारे इसका जो हमारा चैनल है, जिससे आप ये देखोगे, जिस चैनल से आपके पास ये जाएगा, उस चैनल का मैं नाम लिख देता हूँ। उस चैनल से जो है आप उसको सब्सक्राइब करेंगे। इस चैनल को जो है उस हमारे चैनल का बहुत से साथी सरमन जैसे तो आप तक ये पहुँचेगा भी ऐसे सरमन भारत। ये सरमन भारत हमारा टीवी है। सरमन आप समझते होंगे, सरमन हम सरमन संस्कृति के लोग हैं, सरमन संस्कृति के लोग हैं। और इधर दूसरी तरफ क्या है, वर्षिज में ब्राह्मण संस्कृति है, यानी ब्राह्मण बनाम सरमन। तो हम सरमन संस्कृति के लोग हैं। हमारा सरमन समाज ये जो है PSS इसलिए पंचशीली सरमन संघ जो है, हमारा नाम से ही पता है कि हम इसमें केवल वही लोग इसके मेंबर बन सकते हैं जो सरमन संस्कृति में पैदा हुए, वही लोग इसके मेंबर बन सकते हैं। तो वो केवल जो कर्मचारी नहीं हो, युवा हो, और वो युवा जो है इसका आप मेंबर हो सकते हैं। और केवल सरमन संस्कृति में पैदा हुए व्यक्ति, सरमन संस्कृति में जिसका सरमन संस्कृति के कौन लोग हैं, ब्राह्मण बनिया और ठाकुर को छोड़ के बाकी सरमन संस्कृति के लोग हैं। जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ना मानता हो, हिंदू धर्म में आस्था ना रखता हो, चाहे वो दलित हो, चमार हो, दानक हो, वाल्मीकि हो, कोई भी हो, अगर वो ब्राह्मणवादी है, ब्राह्मणवादी मंदिर में जाता है, ब्राह्मणवादी पार्टी में काम कर रहा है, तो वो व्यक्ति इसका मेंबर नहीं हो सकता। तो आज का वीडियो मैं इसमें, अगली बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। इसमें जो है कोई भी आपका इसमें कोई नई बात आप जानना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो से पहले आप अपने कमेंट भेज दें, ताकि अगले वीडियो में वो बातें इसमें कवर की जा सके। आज इतना ही। एक बार फिर इस जो 15 अगस्त का दिन हमारे लिए बहुत लाभकारी हो, हमारे संगठन के लिहाज से मजबूती देने वाला हो, संगठन के लिहाज से हमारे काम करने की कार्य क्षमता और सब में हमारी ताकत हो। ऐसे हम सब के साथ प्रेम से रहें, भाईचारे से रहें, संगठन को मजबूत करें, विचारधारा को मजबूत करें, ये सब बातों के साथ। और एक जो महामारी है, कोरोना की महामारी है, इससे हम बच के भी रहें। और इसके बचने के मतलब ये नहीं कि हम आलसी होके दब्बू किस्म के लोग होके और हम घर में बैठे रहें। और सबसे बड़ी लास्ट में एक बात कहूँगा कि आप जितना जल्दी हो सकता है कि आप गोदी मीडिया के यानी टीवी के चैनल के जो वो है आपके जितने भी है, टाटा स्काई है, एयरटेल है, वो सारी तो उससे आप कनेक्शन कटवा लें। और अपने जो यूट्यूब पे हमारे जो बहुजन आंदोलन के बहुत सारे यूट्यूब चैनल अब चल रहा है, उन यूट्यूब चैनल को आप देखिए। हमारे जो व्हाट्सएप पे है, यूट्यूब चैनल पे हमारे बहुत सारे ऐसे टीवी चैनल है यूट्यूब पे, उनको आप देख के अपने परिवार के लोगों को आप इसे ऐसा कर सकते हैं। अंत में जय भीम, जय भारत, सबा खैर, जय कांशीराम।